नमस्कार। आज हम एक ऐसे युवा की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसका जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही अमिट अमिट अध्याय बन गया। शहीद ए आजम भगत सिंह। जी। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित एक विस्तृत स्क्रिप्ट है। ये उनके जीवन की मुख्य घटनाओं, उनके विचारों का विकास कैसे हुआ और उनकी प्रेरणा को एक कहानी के तौर पर पेश करती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस स्क्रिप्ट के जरिए भगत सिंह के जीवन के उन पहलुओं को समझना जो शायद एकदम सतह पर नजर नहीं आते। हाँ। कैसे उनके जो अनुभव थे उन्होंने उनके क्रांतिकारी विचारों को आप कह सकती हैं आकार दिया, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर उनका असर कितना गहरा रहा और स्थायी भी। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये स्क्रिप्ट उनकी कहानी को किस नजरिए से कैसे पेश करती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस स्क्रिप्ट में उतरते हैं और उस नौजवान की कहानी को परत दर परत खोलते हैं जिसने महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। शुरुआत उनके जन्म और पारिवारिक माहौल से करते हैं। जी। स्क्रिप्ट में जिक्र है कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। जी, जो अब पाकिस्तान में है। हाँ, और ये जानना अहम है कि उनका परिवार पहले से ही आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी विचारों से जुड़ा हुआ था। अच्छा। स्क्रिप्ट इस पृष्ठभूमि के बारे में बताती है जिससे ये साफ होता है कि देशभक्ति की भावना वो तो उन्हें एक तरह से विरासत में मिली थी। उनके चाचा अजीत सिंह जैसे लोग पहले से ही स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये माहौल उनके शुरुआती विचारों की नींव रखता है, ऐसा कह सकते हैं। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके बाल मन पर बहुत गहरा असर डाला। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार। ओहो हाँ। उस वक्त भगत सिंह महज 12 साल के थे। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने उनके अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया और देश के लिए कुछ कर गुजरने की वो जो तीव्र भावना होती है वो जगा दी। उस उम्र में ऐसी बर्बरता देखना जाहिर है किसी के भी जहन पर गहरा निशान छोड़ सकता है। हाँ। स्क्रिप्ट एक बहुत ही रोचक बात बताती है कि बचपन में उनका एक सपना था कि आजादी की लड़ाई बंदूक से नहीं बल्कि कलम और विचारों से लड़ने का। अच्छा, ये शुरुआत में? हाँ, ये उनके शुरुआती आदर्शवाद को दिखाता है। लेकिन फिर जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने शायद उन्हें सोचने पर मजबूर किया होगा कि क्या सिर्फ कलम का रास्ता काफी है। यही सवाल शायद उनके मन में चलता रहा होगा। आगे चलकर उनकी पढ़ाई हुई लाहौर के नेशनल कॉलेज में, जी, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादियों ने की। स्क्रिप्ट बताती है कि ये उनके लिए सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विचारों के मंथन का एक मंच बन गया था। हाँ, यहाँ उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों, समाजवाद और जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके विचारों का गहराई से अध्ययन किया। और ये उनके वैचारिक विकास का बहुत अहम पड़ाव था। उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, उन विचारों को आत्मसात किया। दुनिया भर में जो बदलाव हो रहे थे, क्रांतियां हो रही थीं, उनको समझा। स्क्रिप्ट के अनुसार यहीं उनका ये विश्वास और पक्का होता गया कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, अच्छा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी वाली आजादी चाहिए। और इसके लिए अंग्रेजों की ताकत को सीधी चुनौती देना जरूरी है, शायद सिर्फ अहिंसक तरीकों से बात ना बने। तो इसी सोच ने उन्हें फिर संगठनात्मक कार्रवाई की तरफ मोड़ा। बिल्कुल। उन्होंने पहले नौजवान भारत सभा बनाई और बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े और उसके प्रमुख विचारक बने। हाँ, और स्क्रिप्ट इस बात पे जोर देती है कि उनका मकसद सिर्फ बम और पिस्तौल चलाना नहीं था। उनका मकसद था युवाओं को वैचारिक रूप से संगठित करना और उन्हें आजादी के बड़े लक्ष्य से जोड़ना। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि HSRA जैसा कि नाम में ही सोशलिस्ट शब्द है, हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का लक्ष्य नहीं रखती थी। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि भगत सिंह और उनके साथी एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें किसानों और मजदूरों का शोषण ना हो, जिसमें बराबरी हो। सही। ये सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी आह्वान था। भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन लेने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गंभीर विचारक थे। हाँ, एक चिंतक थे। हाँ, जिनके पास भविष्य का एक नक्शा था, एक विजन था। उनके जीवन और HSRA की गतिविधियों में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन हुआ। हाँ, वो साइमन कमीशन। हाँ, ये कमीशन भारतीयों के भविष्य का फैसला करने आया था, लेकिन उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जाहिर है जबरदस्त विरोध हो रहा था। और इसी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। उन पे पुलिस ने बहुत ही बर्बर लाठीचार्ज किया। हाँ,
और इस लाठीचार्ज से लगी चोटों की वजह से कुछ हफ्तों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अपमान के तौर पे पेश करती है। बिल्कुल, लाला जी का कद बहुत बड़ा था। हाँ। पंजाब केसरी कहलाते थे वो। हाँ। उनकी मौत ने भगत सिंह और HSRA के साथियों को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें लगा कि ये शांतिपूर्ण विरोध का जवाब नहीं है, ये तो दमन है। हाँ, ये दमन का खुला प्रदर्शन है। इसके बाद HSRA ने बदला लेने का फैसला किया। स्क्रिप्ट बताती है कि उन्होंने लालाजी की मौत के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट उसको मारने की योजना बनाई। हाँ, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। हाँ, गलती से। इस कार्रवाई ने भगत सिंह को रातों रात पूरे देश में मशहूर कर दिया, लेकिन साथ ही वो अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गए। बिल्कुल, ये घटना उनके क्रांतिकारी सफर में एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसी थी। अब वो पूरी तरह से सशस्त्र क्रांति के रास्ते पर थे। सॉन्डर्स की हत्या सिर्फ बदला नहीं थी, ये अंग्रेजी राज को सीधी चुनौती थी कि भाई भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। हाँ। स्क्रिप्ट इस घटना के असर को रेखांकित करती है। इसने नौजवानों में एक नया जोश भरा। इसके बाद एक और धमाका हुआ, लेकिन इस बार इरादा बिल्कुल अलग था। हाँ, 1929 में। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। स्क्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये बम कम ताकत के थे। हाँ, और ऐसी जगह फेंके गए थे जहां कोई घायल ना हो। सही। ये पूरी तरह से एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। स्क्रिप्ट के मुताबिक उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि क्या कहते हैं, बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। हाँ, उस समय असेंबली में कुछ ऐसे कानून पास हो रहे थे जो मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों को छीनने वाले थे, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। हाँ, भगत सिंह और उनके साथी इन कानूनों के सख्त खिलाफ थे और देश का ध्यान इस ओर खींचना चाहते थे। बिल्कुल। और सबसे नाटकीय बात यह थी कि बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं। स्क्रिप्ट बताती है कि वो वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे के नारे लगाते रहे और पर्चे फेंके। और फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। हाँ, ये उनकी रणनीति का ही हिस्सा था। वो जानते थे कि गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलेगा और अदालत उनके विचारों को देश भर में फैलाने का एक मंच बन जाएगी। अच्छा, ये सोचा समझा कदम था। हाँ, उनका आत्मसमर्पण डर का नहीं बल्कि साहस का प्रतीक था। वो दिखाना चाहते थे कि वो व्यवस्था से भाग नहीं रहे बल्कि उसे चुनौती दे रहे हैं और अपने विचारों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। स्क्रिप्ट में जो भाव है वो यही है कि उनका मकसद डराना नहीं, जगाना था। जेल जाने के बाद उनका संघर्ष थमा नहीं। स्क्रिप्ट बताती है कि जेल के अंदर भी उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने और उनके साथियों ने जेल में वो ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। हाँ, बहुत लंबी चली थी वो। ये कोई 1-2 दिन की हड़ताल नहीं थी, कई हफ्तों तक चली। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि राजनीतिक कैदियों के तौर पर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा मिले, साफ सफाई और अच्छा खाना मिले। तो ये सिर्फ अपनी सुविधाओं की लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सभी भारतीय कैदियों के मानवाधिकारों की लड़ाई थी। स्क्रिप्ट के अनुसार इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान खींचा। हाँ, बिल्कुल। लोगों ने देखा कि ये नौजवान सिर्फ बाहर ही नहीं, जेल की सलाखों के पीछे भी अन्याय से लड़ने का हौसला रखते हैं। उनकी लोकप्रियता, उनका सम्मान कई गुना बढ़ गया। और इसी दौरान भूख हड़ताल से उनके एक साथी जतिन दास शहीद भी हो गए थे, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। इस भूख हड़ताल ने भगत सिंह की छवि को और मजबूत किया। वो सिर्फ एक हथियारबंद क्रांतिकारी नहीं रहे, हाँ, बल्कि सिद्धांतों के लिए लड़ने वाले, अन्याय के आगे न झुकने वाले नायक के रूप में उभरे। आखिरकार सरकार को उनकी कुछ मांगे माननी पड़े। लेकिन दूसरी तरफ वो जो सॉन्डर्स हत्या का मुकदमा था वो तेजी से चला और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। स्क्रिप्ट में उनके एक विचार का जिक्र है जो उनकी सोच की गहराई बताता है। हाँ, उन्होंने कहा था या शायद लिखा था कि अगर मैं इस वक्त जेल से छूट जाऊं या फांसी से बच जाऊं तो शायद मेरी पहचान मिट जाए, लेकिन अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो इस देश की माताएं चाहेंगी कि उनके बच्चे भी भगत सिंह बने। शहीदों के खून से ही क्रांति को सींचा जाता है। ये सटीक शब्द शायद न हो, पर भाव यही था। ये शब्द उनके असाधारण साहस और दूरदर्शिता को दिखाते हैं। वो समझ रहे थे कि उनकी शहादत
उनके जीवित रहने से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। हाँ, वो व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु से ऊपर उठकर सोच रहे थे। वो जानते थे कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये सिर्फ भावुकता नहीं थी। नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सोची समझी रणनीति थी। और फिर वो तारीख आई 23 मार्च 1931। तय तारीख से एक दिन पहले ही शाम के वक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। जी, स्क्रिप्ट उस दृश्य का बड़ा मार्मिक चित्रण करती है। हाँ, कैसे वो तीनों क्रांतिकारी गीत गाते हुए इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के तख्ते तक पहुंचे। और भगत सिंह महज 23 साल का नौजवान फांसी के फंदे को चूमकर मुस्कुरा रहा था। स्क्रिप्ट में ये लिखा है, उनकी शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। स्क्रिप्ट बताती है कि उस रात पूरे भारत में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों ने डर के मारे उनके शवों को उनके परिवार वालों को भी नहीं सौंपा। हाँ, और सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। लेकिन लोगों को पता चल गया। हाँ, और भारी भीड़ जमा हो गई। अंग्रेज भले ही उनके शरीर को खत्म कर सकते थे, पर उनके विचारों को नहीं मार सकते थे। ये विश्वास और गहरा हो गया। स्क्रिप्ट सही कहती है कि भगत सिंह आज सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोकगीतों में, कहानियों में और सबसे बढ़कर युवाओं के दिलों में जिंदा है। उनकी विरासत क्या है? स्क्रिप्ट कुछ मुख्य बातें उभारती है। हाँ, स्क्रिप्ट के मुताबिक उनकी विरासत सिर्फ बहादुरी या बलिदान तक ही सीमित नहीं है, वो ज्यादा गहरी है। पहली बात, सपनों के लिए, बड़े आदर्शों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा। दूसरी, अन्याय कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची देशभक्ति है, चुप रहना नहीं। सही कहा। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, असली ताकत हथियारों में नहीं, विचारों में होती है। इसी से जुड़ा उनका एक प्रसिद्ध कथन भी स्क्रिप्ट में है, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। बिल्कुल। ये उनके वैचारिक पक्ष को, उनके बौद्धिक योद्धा वाले रूप को सामने लाता है। ये कथन उनके पूरे चिंतन का निचोड़ है। एक तरह से वो समझते थे कि क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं है, नहीं, बल्कि सोच बदलना है, समाज बदलना है। स्थायी बदलाव जागरूकता से, शिक्षा से और एक मजबूत प्रगतिशील विचारधारा से ही आ सकता है। उनका जो समाजवाद का सपना था कि जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण न हो, वो इसी वैचारिक गहराई से निकला था। वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहते थे। नहीं, वो हर तरह के शोषण से मुक्त भारत जाते थे। तो इस स्क्रिप्ट के जरिए हमने भगत सिंह के जीवन के सफर को देखा। बचपन की देशभक्ति से लेकर जलियांवाला बाग का असर, फिर लाहौर में वैचारिक मंथन, HSRA का गठन और समाजवादी लक्ष्य। हाँ, लालाजी की शहादत का बदला, असेंबली में आवाज बुलंद करना, जेल में मानवाधिकारों का संघर्ष और अंत में शहादत को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। हाँ, और हमने देखा कि कैसे उनके कार्य और विचार एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट भगत सिंह की कहानी को सिर्फ घटनाओं के क्रम के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक विचार की यात्रा के रूप में पेश करती है। सही। ये उनके साहस, उनके त्याग और उनके विचारों की प्रासंगिकता को उजागर करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक नौजवान अपने इतने सीमित जीवन काल में भी विचारों की शक्ति से इतिहास पर इतना गहरा असर डाल सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है, जो शायद स्क्रिप्ट सीधे तौर पर नहीं पूछती, लेकिन सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर में जब चुनौतियां अलग हैं, भगत सिंह के विचारों की क्या प्रासंगिकता है, खासकर अन्याय के खिलाफ बोलने और विचारों की ताकत पर उनका जो जोर था? ये सवाल आज बेहद मौजू है, बहुत रेलेवेंट है। भगत सिंह का ये कहना कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, ये तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हाँ। और उनका ये विश्वास कि असली क्रांति विचारों से आती है, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए तर्क, संवाद, आलोचनात्मक सोच और प्रगतिशील विचारों का होना कितना अहम है। तो क्या आज भी? हाँ, क्या आज भी क्रांति की तलवार को विचारों की धार पर ही तेज करने की जरूरत है? शायद पहले से भी ज्यादा। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन